आपको इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 8 करेंगे। आज इसका पार्ट 8 करेंगे। आज लंबा क्लास चलेगा, 40 मिनट या 50 मिनट का, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैंसर क्या है। कैंसर एक प्रकार का क्या है, रोग होता है। तो कैंसर है, यह रोग किसके द्वारा फैलता है, कौन फैलाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कैंसर क्वेश्चन है, कैंसर क्या है। तो कैंसर रोगों का एक वर्ग होता है। कैंसर कोई खास एक रोग नहीं है, यह कई रोगों का एक वर्ग होता है। जैसे स्किन कैंसर हो सकता है, मुंह वाला कैंसर हो सकता है, फेफड़ों वाला कैंसर हो सकता है, बहुत सारा कैंसर होता है। इसलिए इसको बोलते हैं कैंसर रोगों का एक वर्ग है, रोगों का एक समूह होता है। यह कैंसर फैलता है कैसे। अगर मानव के शरीर का निर्माण कोशिका से होता है, मानव के शरीर के निर्माण किससे होता है, तो सेल के द्वारा होता है। जैसे शुरू में एक सेल होता है, फिर डिवाइड होकर दो से 4, इसी प्रकार से मानव विकास करता है सेल के द्वारा। अगर यही से जरूरत से ज़्यादा विभाजित करने लगे तो एक जगह गांठ बना लेता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर। जब कोशिका विभाजित होकर अधिक संख्या में विभाजित होकर गांठ का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर। और उसके बाद जाकर किसका निर्माण होता है, तो कैंसर का निर्माण होता है। तो कैंसर रोगों का एक वर्ग है। इसमें किसी एक प्रकार के कोशिकाओं की संख्या में तेजी से बढ़ने के कारण अन्य प्रकार की कोशिकाओं समाप्त या खराब होने लगता है, जिसे कैंसर कहलाता है। अगर कोई सा कोशिका है वह तेजी से बढ़ेगा तो दूसरा जो कोशिका है उसको या तो समाप्त करेगा या उसको खराब कर देता है, जो एक जगह आगे जाकर गांठ के रूप में बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्यूमर कहा जाता है। फिर आगे चलकर वह कैंसर का रूप ले लेता है। तो फिर से एक बार परिभाषा देखते हैं, कैंसर क्या है। सबसे पहले तो यह विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। फिर देखते हैं आगे, कैंसर यह रोगों का एक वर्ग होता है, रोगों का एक समूह होता है। इसमें किसी एक प्रकार के कोशिकाओं की संख्या में तेजी से बढ़ने के कारण अन्य प्रकार की कोशिकाओं समाप्त या खराब होना कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। आगे देखते हैं, ट्यूमर। मुझे बताओ ट्यूमर क्या है। आपसे एग्जाम में पूछते कि ट्यूमर किसको बोला जाता है, आपसे पूछते कि ट्यूमर किसको बोला जाता है। तो शरीर में किसी अंग या स्थान पर गांठ नुमा गिल्टी बन जाना ट्यूमर कहलाता है। पूछा कि ट्यूमर क्या है, तो शरीर के किसी अंग या किसी स्थान पर गांठ नुमा गिल्टी बन जाना क्या कहलाता है, ट्यूमर कहलाता है। तो ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपके शरीर में मस्सा है तो मस्सा भी जो तिल से थोड़ा सा बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, मस्सा। वो भी एक प्रकार का क्या है, ट्यूमर कहलाता है। लेकिन वह ज्यादा खतरनाक नहीं होता, उससे जान नहीं जाता है। आगे देखते हैं, पहले फिर से एक बार देख लेते हैं ट्यूमर क्या है। तो शरीर में किसी अंग या स्थान पर गांठ नुमा या गिल्टी बन जाना क्या कहलाता है, तो वह ट्यूमर कहलाता है। ट्यूमर के प्रकार, तो ट्यूमर के 2 प्रकार होते हैं। ट्यूमर के कितने प्रकार होते हैं, तो ट्यूमर के 2 प्रकार होते हैं। पूछेगा आपसे कि ट्यूमर क्या है, तो किसी स्थान पर गांठ नुमा या उंगली नुमा या बन जाना क्या कहलाता है, ट्यूमर कहलाता है। ट्यूमर के प्रकार, तो ट्यूमर के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला को क्या बोला जाता है, तो बेनाइन ट्यूमर कहा जाता है। पहला को क्या बोला जाता है, बेनाइन ट्यूमर कहा जाता है। बेनाइन ट्यूमर किसको बोलेंगे, वैसे ट्यूमर जो एक ही स्थान पर बना रहता है, वैसे ट्यूमर जो एक ही स्थान पर बना रहता है
बना रहता है तथा लगातार विकास नहीं करता है, विकास बहुत कम करता है, यानी कि रुक रुक के विकास करता है, उसको क्या बोलेंगे? बेनाइन ट्यूमर कहा जाता है। ट्यूमर देख लिए थे, ट्यूमर के प्रकार, तो ट्यूमर के दो प्रकार थे। सबसे पहला क्या बोला जाता है? बेनाइन ट्यूमर, वैसे ट्यूमर जो एक ही स्थान पर बना रहता है, ये नहीं कि कहने का मतलब एक जगह से दूसरे अंग में, एक अंग से दूसरे अंग में नहीं फैलता है, यानी कि वैसे ट्यूमर जो एक ही स्थान पर बना रहता है तथा इसमें लगातार विकास नहीं होता है, क्या कहलाएगा? बेनाइन ट्यूमर कहलाता है। जैसे मस्सा, उसमें ज्यादा लगातार विकास नहीं होता है, बहुत कम विकास होता है, और ऐसा नहीं है कि कहीं है तो वह कहीं और चल जाएगा उसका सेल, ऐसा नहीं होता है, वह एक ही स्थान पर बना रहता है। जैसे मस्सा हो गया। दूसरा देखते हैं मेलिग्नेंट। दूसरा क्या है? मेलिग्नेंट ट्यूमर, वैसा ट्यूमर जो लगातार, जस्ट इसका अपोजिट है, वैसा ट्यूमर जो लगातार विकास करता हो, वैसा ट्यूमर जो लगातार विकास करता हो और एक अंग से दूसरे अंग में फैलने का क्षमता रखता हो, क्या कहलाएगा? मेलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। क्या कहलाता है? मेलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। पहला क्या था? बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर में क्या था? वैसा ट्यूमर जो एक स्थान पर बना रहता है और वह लगातार विकास नहीं करता है, बेनाइन ट्यूमर कहलाता है। और यह इसका जस्ट अपोजिट होगा, वैसा ट्यूमर जो लगातार विकास करता हो और एक अंग से दूसरे अंग में जाने का क्षमता रखता हो, क्या कहलाता है? मेलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। इस प्रकार के ट्यूमर कैंसर कारक होते हैं, यानी कि यह ट्यूमर ज्यादा खतरनाक नहीं है, ज्यादा खतरनाक यह ट्यूमर होता है। अगला देखते हैं। जब आप लोग देखे थे दूसरा वाला ट्यूमर में, यह एक अंग से दूसरा अंग में फैलने का क्षमता रखता हो, क्या करता हो? एक अंग से दूसरा अंग में फैलने का क्षमता रखता हो, उसी को क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि मेटास्टेसिस क्या है? तो जब एक कैंसर कोशिका सामान्य अन्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदलता है तथा एक अंग से दूसरे अंग में गति करने का क्षमता रखता हो, क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस। क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस कहलाता है। यानी कि मेटास्टेसिस समझ में आ गया कि अगर कोई भी कैंसर कोशिका है, वह अगर एक स्थान से दूसरा स्थान पर गति करता हो या एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाता हो, उसे क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसीलिए उसको बता दूं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कैंसर का प्रकार। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? अगला है कैंसर का प्रकार। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? तो कैंसर निम्नलिखित 4 या 5 प्रकार के होते हैं। जनरली बुक में 4 मिलता है, लेकिन हम लोग इसको 5 देखेंगे। सबसे पहला कार्सिनोमा। सबसे पहला क्या है? कार्सिनोमा। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस सब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। तो देखते हैं पहला क्या चीज है? कार्सिनोमा। तो यह उत्तक के आधार पर है। पूछा कि बताओ उत्तक के आधार पर, बोल रहा है कि उत्तक के आधार पर कैंसर के प्रकार को लिखे। तो उत्तक के आधार पर कैंसर के प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहला को क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। यह कौन सा उत्तक में होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ कार्सिनोमा कौन उत्तक में होता है? तो कार्सिनोमा क्या हो जाएगा? एपिथेलियल उत्तक में होता है। किसमें होता है? एपिथेलियल उत्तक में होता है। यह उत्तक कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यह त्वचा में, फेफड़ा में, मुंह में, मुख में,
अग्नाशय में तथा गले में यह ऊतक पाया जाता है। कौन ऊतक पाया जाता है? तो एपिथेलियल ऊतक पाया जाता है। तो जहां जहां यह ऊतक पाया जाएगा वही वही कौन कैंसर होगा? कार्सिनोमा कैंसर होता है। तो पूछे बताओ त्वचा में कौन कैंसर होता है? तो कौन वाला कैंसर होगा? कार्सिनोमा कैंसर होता है। पूछा है बताओ फेफड़ा में कौन सा कैंसर होता है? तो कार्सिनोमा होता है। मुख में कौन सा कैंसर होता है? कार्सिनोमा हो जाएगा। पूछा कि अमाशय में कौन होगा? तो कार्सिनोमा हो जाएगा। गला में कौन हो जाएगा? कार्सिनोमा हो जाएगा। और पूछा कि सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर होता है? तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? कार्सिनोमा। कितना परसेंट? तो 85% कैंसर कौन सा होता है? कार्सिनोमा होता है। सबसे ज्यादा ऊतक यही ऊतक पाया जाता है। इसी कारण से सबसे ज्यादा कैंसर कौन होगा? कार्सिनोमा होता है। ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है कि बताओ कार्सिनोमा कैंसर कौन ऊतक में होता है? तो किसमें होगा? एपिथेलियल ऊतक में होता है। जो कहाँ कहाँ होता है? त्वचा में, फेफड़ा में, मुख में, अमाशय में, गला में होने वाला कैंसर को क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा कैंसर कहा जाता है। यह 85% कैंसर होता है। अगला है, दूसरा है सारकोमा। पहला कौन था? कार्सिनोमा। दूसरा कौन है? सारकोमा। पूछा है बताओ यह कौन ऊतक में पाया जाता है? तो यह आपका संयोजी ऊतक में पाया जाता है। पूछा है बताओ सारकोमा कैंसर है जो कौन सा ऊतक में पाया जाएगा? तो यह किसमें पाया जाता है? यह संयोजी ऊतक में पाया जाता है। और संयोजी ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो आपके हड्डी में यानी कि अस्थि में पाया जाता है। बोले बताओ आपके अस्थि में, हड्डी में होने वाले कैंसर को क्या कौन सा कैंसर बोला जाता है? तो सारकोमा बोला जाता है। संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या बोलेंगे? तो सारकोमा बोला जाता है। इसकी मात्रा कितना होता है? तो 1%। लगभग कितना होता है? 1% होता है। देखते हैं कार्सिनोमा यह कहाँ होगा? तो ऊतक पूछे तो कौन ऊतक? संयोजी ऊतक। पूछे कि कहाँ होता है? तो यह हड्डी में होता है यानी कि अस्थि में होता है। यानी कि अस्थि में होने वाले कैंसर को सारकोमा कहा जाता है। यह इसकी मात्रा कितना होता है? तो इसकी मात्रा 1% होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला क्या था? तो कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कौन ऊतक में? तो एपिथेलियल ऊतक में होता है। एपिथेलियल ऊतक कहाँ कहाँ होता है? त्वचा में, फेफड़ा में, मुंह में, अमाशय में तथा गले में होता है। पूछा कि सबसे ज्यादा कौन कैंसर होता है? तो कार्सिनोमा कैंसर होता है। कितना परसेंट? तो 85%। दूसरा कौन था? सारकोमा ऊतक। सारकोमा कैंसर यह कहाँ कहाँ होता है? ऊतक पूछे संयोजी ऊतक, अंग पूछे तो हड्डी में बता देना है कि यह कहाँ होता है? हड्डी में। अगर आपसे लैंग्वेज में पूछ दे तो लिख देना है अस्थि में होने वाले कैंसर को सारकोमा कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा हो गया था, तीसरा देखते हैं। इसको बोला जाता है लिम्फोमा। क्या बोला जाता है? लिम्फोमा बोला जाता है। यह कहाँ होता है? तो यह लसिका ऊतक में। पूछा कि बताओ लिम्फोमा कौन सा ऊतक में होने वाला कैंसर है? बोले कि बताओ लिम्फोमा कौन सा ऊतक में होता है? तो लसिका ऊतक में होने वाला है। यह कौन सा ऊतक में होता है? तो लसिका ऊतक में होता है। लसिका ऊतक कहाँ का किसको बोलते हैं? अगर लसिका ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या बोला जाता है? लिम्फोमा कहा जाता है। आगे देखते हैं। इसको दो नाम से जानते हैं, ल्यूकेमिया या ल्यूकीमिया। के भी लिख देगा तो चलेगा, की भी लिखेगा तो चलता है। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया यानी कि ल्यूकेमिया। यह कौन सा कोशिका में होगा? तो यह होगा हीमोपोटेटिक। हीमोपोटेटिक किसमें होगा? या किसमें होता है? हीमोपोटेटिक कोशिका। यहाँ ऊतक नहीं लिखने, यहाँ क्या लिखेंगे?
कोशिका लिखेंगे। बताओ, यही आपसे पूछ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ ल्यूकेमिया कौन सा कोशिका में होता है? यह कहाँ हो जाएगा? हीमोपोटेटिक कोशिका में होने वाले कैंसर को क्या बोलते हैं? तो ल्यूकेमिया कहा जाता है। हो गया पहला। दूसरा क्या था? सार्कोमा। तीसरा क्या हो गया? लिम्फोमा। चौथा क्या हो गया? ल्यूकेमिया। और पांचवा देखते हैं। और पांचवा है लाइपोसा। पांचवा क्या हो जाएगा आपका? लाइपोसा। वसा ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या बोला जाता है? लाइपोसा कहा जाता है। किसमें? तो वसा ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या बोलेंगे? लाइपोसा कहा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसीलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं कैंसर के जीन। कैंसर के जीन कौन कौन होते हैं? कैंसर के जीन, तो कैंसर के जीन कितने प्रकार के होते हैं? तो कैंसर के जीन 2 प्रकार के होता है। कैंसर के जीन कितने प्रकार के होते हैं? तो कैंसर के जीन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला को क्या बोला जाता है? तो ऑन्कोजीन। क्या बोला जाता है? ऑन्कोजीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑन्कोजीन कहा जाता है। तो देखते हैं वैसा जीन जो ट्यूमर को बनने के लिए उत्तरदायी होता है। वैसे जीन जो ट्यूमर को बनाने के लिए उत्तरदायी होता है क्या कहलाता है? ऑन्कोजीन कहलाता है। और जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो ट्यूमर स्प्रेसर। कौन हो जाएगा? ट्यूमर सप्रेसर। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। पहला कौन था? यहाँ जीन लगा सकते हैं ऑन्कोलॉजी जीन, यहाँ लगा ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। बस इसका उल्टा लिख देते हैं। यह उत्तरदायी होता है तो यह रोकने का काम करता है। अगर यह दोनों का बैलेंस सही रहे तो आप में कैंसर नहीं हो सकता है। यानी कि इसका बैलेंस कम हो जाए, इसका ज्यादा हो जाए तो कैंसर हो जाता है। और एक बात और, कैंसर से आदमी कम मरता है, कैंसर के इलाज से ज्यादा मर जाता है, जिसको मतलब आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कैंसर के जीन कितने प्रकार के होते हैं। तो कैंसर के जीन 2 प्रकार के होता है। पहला क्या बोला जाता है? ऑन्कोजीन। क्या बोला जाएगा? ऑन्कोजीन कहा जाता है। दूसरा क्या बोला जाता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन। दूसरा क्या बोला जाता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन। बायोलॉजी में नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नाम बहुत हार्ड होता है, तो सर नाम पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्या था? ऑन्कोलॉजी। ऑन्को कहे के मतलब कि यह उत्तरदायी रहेगा आपको कैंसर यानी कि ट्यूमर बनाने के लिए, यह उत्तरदायी है, लेकिन ये जो है ट्यूमर को रोकने के लिए उत्तरदायी है। दोनों का बैलेंस अगर ठीक है तो कैंसर नहीं होता है। अगर ये वाला कम जाए और ये बढ़ जाए तो ट्यूमर बन जाता है, जिससे इंसान कैंसर से ग्रसित हो जाता है। दोनों पर ध्यान दीजिएगा। पहला कौन था? ऑन्कोजीन। दूसरा का कौन था? ट्यूमर सप्रेसर जीन। कहने का मतलब वैसा जीन जो ट्यूमर बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि ट्यूमर बनाता है। आपसे पूछ सकता है कि ट्यूमर बनाने वाले जीन को क्या बोलते हैं? तो ऑन्कोजीन। ट्यूमर बनाने से रोकने के लिए जीन को क्या बोलते हैं? तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कैंसर कोशिका के मुख्य लक्षण। आगे है कैंसर कोशिकाओं को मुख्य लक्षण, यानी कि हर रोग का लक्षण होता है, उसी प्रकार कैंसर का क्या क्या लक्षण होता है। तो सबसे पहला गांठ का निर्माण होना। सबसे पहला लक्षण क्या हो जाएगा? गांठ का निर्माण होना। दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा? कुछ खाना निगलने में परेशानी या कठिनाई होना। पहला क्या था? गांठ का निर्माण होना। दूसरा क्या था? खाना गले से खाना निगलने में परेशानी होना, या कोई भी चीज पानी भी निगलने में परेशानी होता है। तीसरा भी लगता है कि वही हो गया। चौथा देखते हैं लगातार अपच का बना रहना, यानी कि भोजन पचने में दिक्कत होना। लगातार अगर आप में भोजन
पचने का प्रॉब्लम है, अपच हो रहा है, तो इस किसका लक्षण हो जाता है? कैंसर का लक्षण होता है। भूख का लगातार बुखार का लगना, यानी कि लगातार बुखार आना, यह किसका लक्षण है? कैंसर का। भूख कम लगना, कैंसर का। भूख कम लगेगा तो वजन घट जाएगा, यह किसका लक्षण है? कैंसर का लक्षण है। मुंह से खून आना, यह किसका लक्षण होता है? तो यह किसका हो जाएगा? कैंसर का लक्षण होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें से एक दो हो तो चलेगा, लगभग होना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिले तब कैंसर के लक्षण। ये नहीं कि गांठ है जिसको सीधे बोल दीजिए तुमको कैंसर हो गया, ऐसी बात नहीं। अगर मान लो कि वजन घट गया तो पकड़ के हॉस्पिटल पहुंचा देना कि कैंसर है। कम से कम तो 3 से 4 लक्षण मिलना चाहिए या पूरा लक्षण मिलना चाहिए। सबसे पहला गांठ का निर्माण होना, पूछा है बताओ कैंसर के लक्षण को लिखे, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? गांठ का निर्माण हो जाना। दूसरा क्या लिखेंगे? खाना निगलने में परेशानी होना। तीसरा क्या लिखेंगे? चौथा क्या लिखेंगे? कि लगातार अपच का बना रहना, लगातार बुखार का आना, भूख का कम लगना, भूख कम लगेगा, वजन का अचानक घट जाना, मुंह से खून आना, बिना काम किए थकान महसूस होना, यह सब किसका लक्षण है? तो कैंसर का लक्षण होता है। अब देखते हैं कैंसर को कौन किस किस जांच के द्वारा हम पता कर सकते हैं। अगला क्या आ जाएगा? कैंसर के विभिन्न जांचों को लिखें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंसर के जांचों को लिखें। तो कैंसर के जांच निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। सबसे पहला रक्त जांच के द्वारा। रक्त जांच में WBC के संख्या को देखकर बताया जा सकता है कि आप कैंसर के रोगी हैं कि नहीं, यानी कि सबसे पहला चीज क्या हो जाएगा? रक्त जांच के द्वारा। दूसरा देखेंगे कि शरीर के आंतरिक अंगों में अगर कैंसर है, शरीर के अगर अंदर कोई अंग है अगर उसमें कैंसर है, तो सबसे पहला एक्सरे या CT स्कैन या MRI स्कैन द्वारा किया जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताओ शरीर में आंतरिक जांच के लिए क्या क्या किया जाता है। तो आंतरिक जांच के लिए क्या करेंगे? एक्सरे किया जाता है, CT स्कैन किया जाता है, MRI स्कैन द्वारा पता किया जाता है। यानी कि कैंसर कोशिकाओं को जांच हम लोग कैसे करेंगे? कैंसर से कोई ग्रसित है कि नहीं, सबसे पहला उपाय कि रक्त में WBC की संख्या चेक करेंगे, उससे हम लोग बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति कैंसर से ग्रसित है कि नहीं। दूसरा, अगर किसी को शरीर के आंतरिक अंगों में कैंसर के जांच करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सरे किया जाता है, CT स्कैन किया जाता है, दूसरा MRI स्कैन के द्वारा जांच किया जाता है। तीसरा देखेंगे कि अगर किसी को गर्भाशय में कैंसर है तो उसको जांच किसे किया जाता है? तो उसका किसे किया जाएगा? पेप से किया जाता है। किसे किया जाता है? पेप सेपियर टेस्ट किया जाता है। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ गर्भाशय जांच में कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो पेप टेस्ट किया जाता है या पेप सेपियर टेस्ट किया जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन ये कुछ ज्यादा है। आगे देखते हैं, बताओ अगर स्तन कैंसर की जांच किसके द्वारा किया जाता है? तो स्तन कैंसर का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो मेमोग्राफी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मेमोग्राफी के द्वारा किया जाता है। फिर से एक बार देखते हैं कैंसर के जांच किससे करेंगे? सबसे पहले रक्त जांच के द्वारा, खून में से WBC की संख्या रखेंगे, उससे हम लोग बता सकते हैं। तीसरा, अगर शरीर के अंदर आंतरिक हिस्से में कैंसर है तो उसको कैसे पता करेंगे? तो एक्सरे के द्वारा, CT स्कैन के द्वारा, MRI स्कैन के द्वारा किया जा सकता है। अगर गर्भाशय में कैंसर है तो उसके लिए पेप सेपियर टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? तो पेप सेपियर टेस्ट किया जाता है। आगे देखते हैं स्तन कैंसर के जांच के लिए क्या किया जाता है? तो मेमोग्राफी का उपचार किया जाता है। यह आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा।
आगे देखते हैं, कैंसर के उपचार को लिखें। कैंसर के उपचार को लिखें। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बताओ कैंसर के उपचार को लिखें। तो कैंसर के उपचार निम्नलिखित, पहले तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं लिखकर। क्वेश्चन है कैंसर के उपचार को लिखें। तो कैंसर का उपचार विभिन्न तरीका से किया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी। सबसे पहला वो क्या बोलेंगे, कीमोथेरेपी। यह सबसे खतरनाक तरीका होता है। आदमी अगर किसी को कैंसर है तो वह कैंसर से कम, कैंसर के इलाज से ज्यादा मर जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा डेंजर कौन हो जाता है, कीमोथेरेपी। हम लोग देखते हैं कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है। तो कीमोथेरेपी, इसमें कोशिका के लिए जो जहरीले रसायन को रोगी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। जो अगर कोशिका है, कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, इसमें कोशिका के लिए जहरीले रसायन को रोगी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है और कोशिका विभाजन करने वाली कोशिका को नष्ट हो जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। कहने का मतलब कि अगर आपके शरीर में कोई कैंसर कोशिका है, उसको नष्ट करने के लिए हम लोग जहरीले रसायन का उपयोग करते हैं, रोगी के शरीर में चढ़ा देते हैं। तो इससे कैंसर कोशिका तो नष्ट होता है, साथ साथ जो अच्छा वाला कोशिका है, स्वस्थ कोशिका है, वो भी समाप्त हो जाता है, जिससे आदमी मर जाता है, यानी कि मरने का संभावना बढ़ जाता है। इम्यून सिस्टम एकदम बर्बाद हो जाता है और इंसान डेड कर जाता है। फिर से देखते हैं कीमोथेरेपी, इसमें कोशिका के लिए जहरीले रसायन रोगी के शरीर में चढ़ाया जाता है और कोशिका विभाजन करने वाले कोशिका जो विभाजन करता है वह कोशिका को नष्ट कर दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी कहा जाता है। दूसरा उपचार क्या है, रेडियोथेरेपी। दूसरा क्या बोलेंगे, रेडियोथेरेपी। देखते हैं इस उपचार में कैंसर कोशिकाओं को रेडिएशन, कहने का मतलब कि इसमें रेडियो नाम से लग रहा है, इसमें रेडिएशन द्वारा जो कैंसर कोशिका शरीर में है उसको किसके द्वारा, शरीर में अगर एक कैंसर कोशिका है तो वह धीरे धीरे सबको कैंसर कोशिका के रूप में बदलता जाता है। तो अगर उसको नष्ट नहीं किया जाए तो वह पूरा शरीर को कैंसर से ग्रसित कर देता है। तो कहने का मतलब कि उसको नष्ट करने के लिए हम लोग रेडिएशन का उपयोग करते हैं। तो रेडिएशन में कौन कौन रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, तो रेडिएशन में रेडॉन RN 220 का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछता है, बताओ रेडिएशन में रेडॉन का कौन सा उपयोग किया जाता है, तो RN 220 का उपयोग किया जाता है। आयोडीन I131 का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट CO60 का उपयोग किया जाता है। फिर से देखते हैं, रेडॉन किसका उपयोग किया जाता है, RN 220। आयोडीन किसका उपयोग किया जाता है, आयोडीन रे होता है उसको I131। पूछा कि बताओ कोबाल्ट, तो CO60 का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, रेडियोथेरेपी में किया जाता है। फिर से देखते हैं एक बार कीमोथेरेपी, तो इसमें कैंसर कोशिका के लिए जहरीले रसायन को रोगी के शरीर में चढ़ाया जाता है और कैंसर को कोशिका विभाजन करने वाले कोशिका को नष्ट किया जाता है। रेडियोथेरेपी, इसमें कैंसर कोशिका को नष्ट करने के लिए रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, जिसमें रेडॉन RN 220, आयोडीन I131, कोबाल्ट CO60 का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है मोनोक्लोनल। अगला क्या हो जाएगा, मोनोक्लोनल। तो इसमें क्या किया जाता है, तो एंटीबॉडी द्वारा उपचार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तो जो शरीर के एंटीबॉडी है उसी के द्वारा इसमें उपचार किया जाता है। इसमें जो मुख्यतः एंटीबॉडी के रूप में जो होता है
रेडियो आइसोटोप के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर किसी को अगर मान लो कि एंटीबॉडी है, अगर कोई भी आदमी बीमार है, अगर वह ठीक हो जाए तो उसके शरीर से एंटीबॉडी निकाल दिया जाता है और रेडियो आइसोटोप के साथ जोड़कर उसका उपचार किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल कहा जाता है। अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मुख्य रूप से किसके साथ मिलाकर, तो इसी का नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को मुख्य रूप से किसके साथ मिलाकर, तो रेडियो आइसोटोप के साथ, किसके साथ मिलाकर, रेडियो आइसोटोप के साथ जोड़कर उपचार किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल कहा जाता है। पूछेगा कि बताओ भारत में सबसे ज्यादा समानता कैंसर किसमें होता है, तो अगर आदमी के नाम ले तो आदमी में मुख का कैंसर होता है, लेकिन अगर महिलाओं का नाम ले तो स्तन कैंसर होता है। पूछा कि बताओ भारत में सबसे सामान्य कैंसर कौन सा है, तो आदमी के नाम ले तो मुख कैंसर, अगर महिला के नाम ले तो स्तन कैंसर होता है। चलिए अगला देखते हैं, एलर्जी। कैंसर आपका समाप्त हुआ, अगला स्टार्ट होता है क्या, एलर्जी क्या है। एलर्जी किसको बोलते हैं, तो वातावरण में उपस्थित कोई खास एलर्जेंस, वातावरण में उपस्थित कोई खास एलर्जेंस के खिलाफ अति सक्रिय हो जाना एलर्जी कहलाता है। यानी कि अगर कोई भी एलर्जेंस के खिलाफ अगर आपका शरीर सक्रिय है तो उसको क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी कई प्रकार से होता है। अगर कोई व्यक्ति, किसी को धूप से एलर्जी होता है, किसी को दूध से एलर्जी होता है, किसी को बैगन की सब्जी खाने से खुजली होता है तो उससे एलर्जी होता है। अगर वातावरण या किसी पदार्थ, भोज्य पदार्थ के द्वारा कोई खास एलर्जेंस के खिलाफ अति सक्रिय हो जाना एलर्जी कहलाता है। अब वर्ड आया यहाँ एलर्जेंस किसको बोला जाता है, तो एलर्जेंस किसको बोलेंगे, तो सबसे पहले वे बाहरी कण या पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न करने में सहायक होता है, यानी कि जो एलर्जी उत्पन्न करता है उसको एलर्जेंस कहा जाता है। जैसे धूल कण, जैसे क्या हो जाएगा, धूल कण। अगर धूल कण है आपके शरीर में जाता है तो छींक आना स्टार्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एलर्जी उत्पन्न हो जाता है, यानी कि एलर्जेंस इसको बोलेंगे। तो धूल कण, पराग कण, दूध, इसमें किसमें काम आता है, एलर्जी में। यह जरूरी नहीं है कि सबको दूध पीने से एलर्जी होता है, नहीं, बहुत कम को होता है, क्योंकि सबके शरीर का एंटीबॉडी या कहने का मतलब इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है, जिससे वह हर एक आदमी में एलर्जी अलग अलग तरीका से होता है। किसी को दूध से होता है, किसी को बैगन से होता है, किसी को परागकण से होता है, किसी को धूल कण से होता है। यानी कि कहने का मतलब कि एलर्जेंस क्या है, तो वैसे बाहरी कण या बाहरी पदार्थ जिससे एलर्जी उत्पन्न होता है उसको एलर्जेंस कहते हैं। जैसे धूल कण, परागकण, दूध क्या कहलाता है, एलर्जेंस या एलर्जेंस कहलाता है। आपसे पूछा है कि बताओ एलर्जेंस के लक्षण या एलर्जी के लक्षण। एलर्जी के लक्षण क्या होता है, बार बार छींक आना क्या कहलाता है, एलर्जी के लक्षण कहलाता है। अगर आंख या नाक से पानी आना किसका लक्षण है, एलर्जी का लक्षण है। चमड़े पर लाल धब्बा बनना किसका लक्षण है, एलर्जी का लक्षण है। बार बार खांसी होना किसका लक्षण है, तो यह एलर्जी का ही लक्षण है। फिर से देखते हैं, बार बार छींक आना, दूसरा आंख से नाक से पानी आना, चमड़े पर लाल धब्बा बन जाना, बार बार खांसी होना, यह किसका लक्षण है, तो यह एलर्जी का लक्षण होता है। चलो अगला लोग देखते हैं किसको, दम्मा। दम्मा क्या है, तो यह एक प्रकार का एलर्जी है। आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन सा एलर्जी है, अगर ऑप्शन में दम्मा रहे
तो वह आपका आंसर हो जाएगा। दम्मा क्या है, किसको बोलते हैं? तो यह भी एक प्रकार का क्या है, एलर्जी है, जो फेफड़े के अंदर, यह किसके अंदर होता है? यह फेफड़े के अंदर पतली नलिकाओं, यह किसके अंदर होता है? फेफड़े के अंदर पतली नलिकाओं, जिसे ब्रोंकियोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोंकियोलस कहा जाता है, जिसे ब्रोंकियोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे ब्रोंकियोल कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि बताओ दम्मा कौन सा अंग में होता है? तो यह फेफड़ा में होता है। यह एक प्रकार का क्या है? तो यह भी एक प्रकार का एलर्जी होता है। अगर यह एलर्जी हो जाए, दम्मा हो जाए, तो आपके फेफड़े का जो अंदर पतला नलिका है वह सूजना स्टार्ट, यानी कि वह क्या हो जाएगा? वह संकुचित होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपको सांस लेने में कठिनाई होती है, जिससे दम्मा कहा जाता है। तो यह कॉमन सी बात है कि दम्मा एक प्रकार का क्या होता है? एलर्जी होता है। दम्मा कहाँ होता है? तो फेफड़े के अंदर पतली नलिकाओं में यह होता है, दम्मा होता है, जिसके कारण वह नलिका क्या हो जाता है? तो संकुचित होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है, जिसे क्या बोला जाता है? दम्मा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यूमीन सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षण तंत्र, ठीक है। यूमीन सिस्टम किसको बोलते हैं? यूमीन किसको बोलते हैं? प्रतिरक्षण किसको कहा जाता है? तो शरीर के अंदर रोगाणु से लड़ने की क्षमता को, शरीर के अंदर रोगाणु से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षण कहा जाता है। अगर कोई भी बैक्टीरिया, जीवाणु आपके शरीर के अंदर चल जाए और उससे जो लड़ता है या उससे जो आपको बचाता है, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को प्रतिरक्षण कहा जाता है। यानी कि जो आपके शरीर के अंदर रोगाणुओं से लड़ता है, रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उससे लड़ता है, पैथोजन से लड़ने का क्षमता रखता है, उसको क्या बोला जाता है? तो प्रतिरक्षण कहा जाता है। फिर से देखते हैं प्रतिरक्षण किसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब शरीर के अंदर रोगाणु से लड़ने की क्षमता, शरीर के अंदर रोगाणु से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षण कहा जाता है, प्रतिरक्षण तंत्र कहा जाता है। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला को बोला जाता है जन्मजात, दूसरा को बोला जाता है उपार्जित। पहला को क्या बोला जाता है? जन्मजात। हम लोग आज सिर्फ इसी को देखेंगे, जन्मजात। नाम से लग रहा है कि जन्मजात, यानी कि जो आपको जन्म के साथ मिले उसको क्या बोलते हैं? जन्मजात। यानी कि वैसा प्रतिरक्षण जो जन्म से प्राप्त हो, उसको क्या बाय बर्थ हो, यानी कि जन्म से प्राप्त हो, उसको जन्मजात प्रतिरक्षण तंत्र कहा जाता है। वैसा प्रतिरक्षण जो जन्म से प्राप्त हो उसे क्या बोला जाता है? प्रतिरक्षण। जैसे त्वचा, ये भी आपको जन्म से मिला है, न कि जन्म के बाद मिला है। म्यूकस, यह भी आपको जन्म से मिला है, न कि जन्म के बाद। जो लार होता है, सलाइवा, आंसू, टीयर, HCl, ये सब आपको किसका उदाहरण हो जाएगा? जन्मजात प्रतिरक्षण का उदाहरण होता है। यानी कि वैसा प्रतिरक्षण जो जन्म को बाय बर्थ मिले उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जन्मजात प्रतिरक्षण कहलाता है। यानी कि वैसे प्रतिरक्षण जो जन्म से प्राप्त हो वह उसे क्या बोला जाता है? उसे जन्मजात प्रतिरक्षण कहा जाता है, इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है। जैसे त्वचा, म्यूकस, लार, आंसू, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें किसके अंतर्गत आ गया? तो इनेट यानी कि जन्मजात
जन्मजात प्रतिरक्षण तंत्र के अंतर्गत आता है। हम लोग इसमें दूसरा भाग होता है जिसको बोलते हैं उपार्जित। उपार्जित हम लोग अगले दिन देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग कौन देख लेते हैं, जन्मजात रोग देखते हैं। तो जन्मजात में सबसे पहले यानी कि वैसा जो जन्म से मिले कौन कौन है, तो देखते हैं सबसे पहला कौन हो जाएगा। सबसे पहला हो जाएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर। सबसे पहला क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी कि जो ग्रंथि कोशिकाओं से निकलने वाले, यानी कि जो ग्रंथि से जो स्राव होता है वैसा बैरियर, जो आपके ग्रंथि से स्राव होता है उसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है। जैसे आंसू, यह भी आपके टीयर ग्रंथि से निकलता है। लार, यह भी माउथ में 3 प्रकार की ग्रंथि होता है, 3 जोड़ा होता है, उससे निकलता है। पित्त, यह भी ग्रंथि से निकलता है। HCl, यह भी ग्रंथि से निकलता है। तापमान हटा दिया जाए, यानी कि कहने का मतलब ग्रंथि कोशिकाओं से निकलने वाले स्राव को, ग्रंथि कोशिकाओं से निकलने वाले स्राव यानी कि जो ग्रंथि से निकलता है उसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है। यानी कि वैसा जैसे अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस घुस जाए तो आपके पेट के अंदर क्या होता है, सबसे पहला तो होता है त्वचा। त्वचा के बारे में इसमें नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है। तो यानी कि हम लोग देखते हैं जो ग्रंथि से निकले, यानी कि HCl कहाँ से निकलता है, ग्रंथि से निकलता है। तो अगर कोई चल जाए, यह अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो यह अम्लीय होता है। इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस आएगा तो वह मर जाता है, यानी कि हम लोग को यह बैरियर का काम करता है। जैसे पीत हो गया, यह भी होता है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस चल जाएगा, मर जाएगा। शैवाल, मुंह में जो लार निकलता है वही बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करता है। लार होता हो गया, आंसू, टीयर, यह भी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यानी कि वैसा बैरियर जो कोशिका के ग्रंथि से स्राव हो, कोशिका के ग्रंथि से निकले, उसे क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है। जैसे आंसू, लार, पित्त, HCl। दूसरा का क्या बोलेंगे, फिजिकल बैरियर। दूसरा को क्या बोला जाता है, फिजिकल बैरियर कहा जाता है। दूसरा को क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर कहा जाता है। यानी कि वैसा अवरोधक जो परत के रूप में प्राप्त हो, वैसा बैरियर, वैसा अवरोधक जो किसके रूप में प्राप्त हो, बैरियर के रूप में प्राप्त हो, क्या बोलेंगे, उसको फिजिकल बैरियर कहा जाता है। जैसे त्वचा, यह शरीर के ऊपर होता है, यानी किसके रूप में होता है, तो परत के रूप में होता है। म्यूकस परत, यानी कि जो म्यूकस में परत बना होता है वह किसके रूप में होता है, परत के रूप में होता है। म्यूकस लेयर भी किसके रूप में होता है, तो वह भी परत के रूप में होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो परत के रूप में अवरोधक होता है उसको क्या बोलते हैं, उसके फिजिकल बैरियर कहा जाता है। आज वह हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसमें भी 2 और बाकी है। अगले दिन हम इसको फिर से शुरू से यहीं से करेंगे। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दें। अगला क्लास, अगला दिन आपको लगातार, अब हर रोज, हो सकता है एक दिन अल्टरनेट बीच करके मिलते रहे, लेकिन अब लगातार आपको वीडियो मिलेगा। और ये जो लिखा है, ऐसा नहीं है कि हम आपको असाइनमेंट देंगे लिखने के लिए, आपको इसी में से उतार लेना है देख देख के, यही आपका आंसर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, फेयर कॉपी तैयार हो जाएगा।